एड्रिनल मेड्यूला करा था सर लास्ट। एड्रेनल मेडुला हो गया था ना, क्या बाकी है? हाँ पैनक्रियास। नहीं, पेनक्रियास भी हो गया था, कॉर्टेक्स करना था ना, और उसके फंक्शन करने थे पैनक्रियास हो गया हार्मोन था के। ना। हाँ जी तो सर। एक पैनक्रियास हो गया था और एक एड्रेनल मेडुला हो गया था, राइट। और रह गया क्या फिर, क्या रह गया? कॉर्टेक्स रह गया, और कॉर्टेक्स रह गया, और हार्मोन के फंक्शन। गोनाड्स रह गया ना, गोनाड्स ही पढ़ाऊंगा अभी। गोनाड्स रिप्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपका सर जो रहेगा मेरे एड्रिनल हिसाब से, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। हाँ एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। हाँ ये बोल रहा हूँ मैं। ओके, कॉर्टेक्स तो पढ़ेंगे, कॉर्टेक्स मुझे याद है, एड्रेनल मेडुला हो गया था, कॉर्टेक्स रह गया था। और कुछ तो नहीं रह गया ना। हाँ, हार्मोन एक्शन, ठीक है। ओके, ध्यान देना, पे अटेंशन। तो बात कर रहे हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, उसके तीन टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तीन टुकड़ों में, एक, दो और तीन, तीनों की बात की जाए तो ये वाला मान लेते हैं, बाहर वाला जीएफआर बताया था आपको, तो ग्लोमेरुलोसा, एफ फेसिकुलाटा, एंड आखिर में रेडिकुलरिस, ठीक है। तो पढ़ सकते हैं आप, रेडी किया जा रहा है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलारिस, फेसिकुलाटा, रेडिकुलरिस, ठीक है। पढ़ने में आ रहा है ना, बोर्ड। हाँ सर। ओके, तो जीएफआर हो गया। अब ये तीनों जो है वो अलग अलग चीजें रिलीज करते हैं। मैं रिलीज क्या करते हैं वो लिख रहा हूं आगे यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग चीजें क्या रिलीज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो ग्लोमेरुलोसा है ये रिलीज करेगा, लेट्स से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। फेसिकुलाटा रिलीज करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और रेटिकुलरिस रिलीज करेगा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड दी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब ध्यान देना, पे अटेंशन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की हम बात करें तो सॉरी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की अगर हम बात करें तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जानते हैं आप लोग, पहले बताया था। एल्डोस्टेरोन याद रखना, ये जो आपका ये है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो डीसीटी है और जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, वहां पे, वहां से सोडियम एंड वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है, पोटेशियम को सेक्रेट करता है। तो ब्लड में मिनरल्स की कंसेंट्रेशन, स्पेसिफिकली सोडियम एंड पोटेशियम को रेगुलेट करता है, इसका नाम क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो वो एल्डोस्टेरोन है, पहले पढ़ा था हमने कि जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो कंडीशनल होता है। तो बॉडी में कितने आयंस की रिक्वायरमेंट है, कितने पानी की जरूरत है, उसके हिसाब से सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगा और पोटेशियम को सेक्रेट करेगा। तो वो हो गया मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन, स्टेरॉइड हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर मैं नाम लिख रहा हूँ, जो आता है हमारे पास मेन, जो आता है, जो मोस्ट कॉमन है, बोलने को आप बोल सकते हो कॉर्टिकोस्टेरॉन, बोलने को आप कॉर्टिकोस्टेरॉन बोल सकते हो। वो भी होता है लेकिन वो कम परसेंटेज में रिलीज होता है। जो मेजर परसेंटेज के अंदर रिलीज हो रहा है, जो मैक्सिमम परसेंटेज के अंदर रिलीज हो रहा है, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर है कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल के फंक्शंस बता रहा हूँ, ध्यान से दिमाग में डाल लेना अच्छे से।
कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। मेरी बात ध्यान से सुनना कि तुम्हारी बॉडी में लेट से ग्लूकोज की कमी हो रही है, सेल्स कह रहे हैं हमें ग्लूकोज चाहिए, तो ये क्या करेगा, एडिपोसाइट्स, लीवर, वहां से ग्लूकोज इकट्ठा निकाल निकाल के सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा। अब सेल्स तक अगर ट्रांसपोर्ट करेगा, बटा वैसी बात है, सेल्स तक अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो अगर बहुत सारे लोग घर से निकल के, ठीक है, कहीं जाते हैं तो ट्रैफिक सड़कों पे बढ़ जाता है। तो अगर ग्लूकोज बहुत सारा निकल के दूसरे ऑर्गन्स तक जाएगा तो ट्रैफिक यानी ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाएगा, क्योंकि रास्ता ब्लड है। तो ये ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा देगा, मतलब डायबिटोजेनिक इफेक्ट शो करेगा, डायबिटीज जैसा इफेक्ट शो करेगा। डायबिटीज नहीं हुआ है आपको, क्योंकि आपके पास इंसुलिन को कोई नियंत्रण नहीं है, बस ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो एक डायबिटोजेनिक इफेक्ट ये शो करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, दैट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, कि जब भी जिसको ग्लूकोज चाहिए उसको प्रोवाइड करा दिया, ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। मतलब ये वो टाइम है जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा काम कर रही है, जैसा भाग रहे हो, कूद रहे हो, फांद रहे हो, या आपका दिमाग बहुत ज्यादा काम कर रहा है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, तो फिर ये कॉर्टिसोल रिलीज होगा। क्योंकि स्ट्रेस में ये रिलीज हो रहा है कॉर्टिसोल, तो इसको हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन इज कॉर्टिसोल। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कॉर्टिसोल इम्यूनोसप्रेसिव भी है। कभी कभार जब ग्राफ रिजेक्शन का डर होता है, या इम्यूनो सप्रेशन करना होता है, या इम्यून सिस्टम को बोलना होता है शट अप, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, जिसमें एक कॉर्टिसोल भी आता है। जिसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रेस में आपका इम्यून सिस्टम कम काम करेगा बिकॉज ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है। तो कॉर्टिसोल इज दैट इंपॉर्टेंट, व्हिच इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेंटेन्स द कंसेंट्रेशन ऑफ द ब्लड, sorry, concentration of the glucose in the blood and the liver and adipose tissue. आखिर में आता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स दो तरीके के हार्मोन से, जिन्हें हम मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन बुलाते हैं। पहला द टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को मारो गोली, हम बोलते हैं एंड्रोजेंस, ठीक है ना। एंड्रोजेंस मतलब एंड्रो मतलब मेल, एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो एंड्रो मतलब मेल, तो एंड्रोजेंस द मेल सेक्स हार्मोन्स। दूसरा क्या है, एस्ट्रोजेंस द फीमेल सेक्स हार्मोन। तो एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजन वो रिलीज करता है कौन, दी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अच्छा, एंड्रोजन में जो मोस्ट कॉमन एंड्रोजन है, वो मोस्ट कॉमन एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन इज अ काइंड ऑफ एंड्रोजन, और एस्ट्रोजन इज अ काइंड ऑफ यू कैन से एस्ट्रोजन इज जनरली नोन एज द फीमेल सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन के अलग-अलग काइंड्स होते हैं, एस्ट्रोडायोल, एस्ट्रोट्रायोल। तो एक तरफ एस्ट्रोजन हो जाता है, एक तरफ एंड्रोजन हो जाता है। तो आपसे पूछेगा मेल सेक्स हार्मोन क्या, तो आप एंड्रोजन बोलोगे, तो पूछेगा फीमेल सेक्स हार्मोन क्या, तो आप एस्ट्रोजन बोलोगे। हाँ, टेस्टोस्टेरोन इज अ काइंड ऑफ एंड्रोजन है। अब क्योंकि मोस्ट कॉमन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन है, तो टेस्टोस्टेरोन की ही बात करते हैं। इट इज ऑफ कोर्स मेल सेक्स हार्मोन, और ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हम जानते हैं। और एस्ट्रोजन फीमेल के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एड्रेनल मेडुला से के रेटिकुलरिस से मेल्स में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल में कौन सा हो रहा है। अब जनरली क्या स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन और फीमेल में एस्ट्रोजन। ऐसा नहीं है। एड्रेनल मेडुला कोई गोनाड नहीं है ना, कि वो स्पेसिफिक हो। एड्रेनल मेडुला सेक्स कॉर्टिकॉइड रिलीज करेगा, वो एंड्रोजन भी रिलीज करेगा, वो एस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा, मेल में भी और फीमेल में भी। ऑफ कोर्स इनका अमाउंट काफी कम होता है इन कंपैरिजन टू द एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गोनाड्स। तो गोनाड्स तो हो गया कि मेन स्ट्रीम है ना, कि वो तो उसका मेन स्ट्रीम फंक्शन है। एड्रेनल मेडुला का ये एक टर्शियरी फंक्शन है कि थोड़ा सा सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। अच्छा, इन सेक्स हार्मोन्स का रोल भी होता है। टेस्टोस्टेरोन जो फीमेल्स के अंदर है, जैसे आप कह सकते हैं थोड़ा सा मस्कुलर डेवलपमेंट, ठीक है ना, प्यूबिक हेयर, अंडर आर्म हेयर, है ना, और जैसे कि एज के साथ सम ऑफ द फेशियल हेयर एज वेल, ठीक है ना। और जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होगा वहां फेशियल हेयर ज्यादा, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं, ठीक है ना। और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मेल के अंदर या फीमेल के अंदर डेवलप करवाने वाले टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन जो मेल्स के अंदर है, वो उनके फैटी टिश्यू डिपोजिशन को फैटी टिश्यू डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अब फैटी टिश्यू डिपोजिशन कैसे,
कि जैसे ऐसा तो नहीं कि सारा फैट फीमेल्स के पास ही, फैटी टिश्यू डिपॉजिट मेल्स में भी होता है, कई जगह रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, बोन की डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत सारे फंक्शन है एस्ट्रोजन काम करता है। तो ये मत सोचेगा कि एस्ट्रोजन मेल्स में प्रोड्यूस नहीं होता, होता है, एड्रेनल मेडुला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है पॉइंट? दैट इज कॉल्ड होता है एड्रेनल, सॉरी, एड्रेनल कॉर्टेक्स। आई एम सो सॉरी, मैंने जितनी बार आज एड्रेनल मेडुला बोला है उन उतनी ही बार आप समझ लीजिए मैंने एड्रेनल कॉर्टेक्स बोला है, ठीक है ना। क्योंकि जनरली मैं कॉर्टेक्स के बाद मेडुला पढ़ाता हूँ, तो आज उल्टा पढ़ा सिर्फ मेरे मुंह से बार बार एड्रेनल मेडुला निकल रहा है। ये सारी बातें एड्रेनल कॉर्टेक्स की हैं। तो देखिए कॉर्टिकॉइड 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 कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड कॉर्टेक्स, तो ये सारी बातें कॉर्टेक्स की हैं। कोई डाउट एड्रेनल कॉर्टेक्स में? नो सर। ओके, आगे बात करते हैं। आगे का गोनाड्स, गोनाड्स की बात क्या के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ गोनाड्स के सारे आगे पीछे दाएं बाएं सारे जो रिश्ते बनते हैं उसके वो सारे देख लेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हार्मोन एक्शन की। पहले तो एक ग्रुप सुनते हैं, कुछ हार्मोन्स के नाम देख रहा हूँ। ओके, टेंशन पहले तो ये समझो कि जो हार्मोन है, ठीक है, वो मैसेंजर है, सिर्फ उसने मैसेज देना है, जाके रिसेप्टर से बाइंड करना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी केमिकल हो सकता है, वो गैस भी हो सकती है, जैसे कि इथाइलिन प्लांट्स के अंदर हार्मोन है, गैस है। तो हार्मोन कुछ भी हो सकता है, पहले तो केमिकल नेचर उसका कुछ भी हो सकता है, लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ओके, तो ये समझते हुए पहले मैं बताऊंगा कि ये जो लिखा है पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस कैल्सिटोनिन एटीएच इंसुलिन ग्लूकागॉन, मतलब पिट्यूटरी के सारे हार्मोन, चाहे वो एंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर हो। हाइपोथैलेमस कैल्सिटोनिन, ये थायराइड का कैल्सिटोनिन है। फिर पीटीएच उसका एंटागोनिस्टिक, इंसुलिन ग्लूकागॉन ये पैंक्रियास के हार्मोन है। ये सारे के सारे पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब
ये सारे के सारे प्रोटीन्स है या ऑलिगोपेप्टाइड्स है, मतलब इनमें सब में आप समझ सकते हैं पेप्टाइड्स है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड इन्वॉल्व है, कुछ प्रोटीन हो सकते हैं है ना, कुछ प्रोटीन्स भी पेप्टाइड्स ही होते हैं। आगे समझो, अगला है आइडोथायरोनिन्स। मैंने आइडोथायरोनिन क्यों बोला है, क्योंकि इसमें T3 भी आएगा, T4 भी आएगा, तो T3 T4 आइडोथायरोनिन्स ये आपके स्पेशल कैटेगरी है आइडोथायरोनिन्स, ठीक है ना, इसको आइडोथायरोनिन बोल देते हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव कुछ ऐसे भी हैं जो अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन से बने, जैसे कैटेकोलामाइंस है, कैटेकोलामाइंस तो जानते हैं ना, तो एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन। फिर एक है पीआईएच, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, मैंने एक्सेप्शन के तौर पे यहाँ डाला है पीआईएच इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, ये भी याद रखिएगा। तो तीसरी कैटेगरी हो गई अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, और चौथी कैटेगरी स्टेरॉइड हार्मोन्स। और स्टेरॉइड हार्मोन पहचानना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, जिसके आगे स्टेरॉन लगा हुआ है, टेस्टोस्टेरॉन स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ये सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स है। क्लियर? तो ये कैटेगरीज आप याद रखेंगे। किसी को इन कैटेगरीज में कोई डाउट, हालांकि होना नहीं चाहिए, तो बस थ्योरी का पार्ट है, इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर? यस सर। हाँ जी सर। अब ये कैटेगरीज ना याद रखना। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये पेप्टाइड, ठीक, और ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, ये और ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव वाला पार्ट, ये सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते। आइडोथायरोनिन्स और स्टेरॉइड्स ये सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं। तो अगर इनको और इनको मैसेज देना है तो बाहर से देना पड़ेगा, सेल के बाहर रिसेप्टर से बाइंड करना पड़ेगा, मतलब इस हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं इसके और इसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर रहेंगे, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। और ये जो दूसरा ग्रुप है, इसके जो रिसेप्टर स्टेरॉइड के और आइडोथायरोनिन्स के, इसके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगे, राइट, मतलब इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। ये बात आपने दिमाग में अच्छे से डाल ले, ठीक है। अब आखिरी चीज पढ़ने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अगर हार्मोन की बात करते हैं तो हार्मोन के चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चन आ जाए। इसमें अगर आता भी है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका आता है, पेप्टाइड या अमीनो एसिड डेरिवेटिव का आता है। मैं डिफरेंस समझा देता हूँ, बहुत सिंपल, इसको मिटा रहा हूँ। अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले मान लेते हैं, मैं एक एक करके बढ़ा रहा हूँ। पहला मान लेते हैं कि जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर है और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है। एग्जांपल ले रहे हैं एस्ट्रोजन का, क्यों ले रहे हो, एनसीईआरटी ने एस्ट्रोजन का एग्जांपल दिया, एस्ट्रोजन का एग्जांपल लिया जा रहा है एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए। और एस्ट्रोजन मान लेते ये एक शेप बनाना था सामने, ये ट्रायंगल की शेप है, ये एस्ट्रोजन, और ये यहाँ पर ये रहा एस्ट्रोजन का रिसेप्टर, है ना, इसके पास ये जगह खाली है यहाँ पे ट्रायंगल को फिट करने के लिए, ये एस्ट्रोजन का रिसेप्टर है, समझ रहे हो? ओके, आगे एस्ट्रोजन चला गया और यहाँ बाइंड कर गया और बाइंड कर गया। ओ आई एम सो सॉरी, सॉरी माय बैड, क्योंकि एस्ट्रोजन ये स्टेरॉइड है और स्टेरॉइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार कर सकते हैं, तो इसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे नहीं होगा, इसका रिसेप्टर होगा अंदर, तो इसका रिसेप्टर अंदर बनाते हैं। ये रहा इसका रिसेप्टर, ये रहा इसमें ट्रायंगल जैसी जगह जहां पे ट्रायंगल बाइंड करते हैं। तो एस्ट्रोजन आया, अंदर आ गया, अंदर आके बाइंड कर गया, कोई डाउट?
तो एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के रिसेप्टर से बाइंड कर गया, इसने रिसेप्टर और हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना लिया, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, बहुत बढ़िया। अब अंदर क्या है, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब ये क्या बोलेगा, ये क्या करेगा, ये डीएनए के पास आएगा और इसको बताएगा कि तूने कौन सा प्रोटीन बनाना, डीएनए पता है कि तूने कौन सा प्रोटीन बनाना। तो डीएनए कौन सा प्रोटीन बनाना है वह वाला आरएनए बनाएगा, वाला क्या बनाएगा, आरएनए। डीएनए था, उसको बताया तेरे को कौन सा प्रोटीन बनाना, वाला आरएनए बना। अब ये आरएनए बाहर मूव किया, आरएनए तो बाहर जाएगा ना, किसके पास, राइबोसोम्स के पास। ये राइबोसोम्स के पास गया और राइबोसोम्स के पास जाके इसने वो वाला प्रोटीन बना दिया जो फंक्शन है एस्ट्रोजन का। आगे बात समझे, मान लेते हैं कि एस्ट्रोजन एक सेल डिवीजन वाला हार्मोन है, कि सेल डिवीजन इनिशिएट करता है। तो ये जो प्रोटीन बना है ये हो सकता है ग्रोथ फैक्टर, या हो सकता है ये साइक्लिन या सीडीके हो। आगे बात समझ में, तो एस्ट्रोजन आया और उसने वो प्रोटीन बनाया जिससे वो अल्टीमेटली क्या करेगा, फंक्शन करेगा। अब देखिए मैसेज कैसे दिया गया, अंदर आके दिया गया, डीएनए को बताया गया कि कौन सा आरएनए बनाना। या एक मैसेज का तरीका क्या हो सकता था कि मान लो ये प्रोटीन पहले से बना हुआ है इनएक्टिव, कुछ हार्मोन ऐसे भी काम कर सकते हैं, ये प्रोटीन इनएक्टिव बना हुआ है और हार्मोन आया, वो रिसेप्टर से बाइंड किया, रिसेप्टर ने कुछ मैकेनिज्म लगा के ऑलरेडी बने हुए प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया, ये भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के अल्टीमेट तरीका यही है, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट यही है कि एस्ट्रोजन या कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन सेल के अंदर आके काम करेगा, उसका जो रिसेप्टर होगा वो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होगा। ये पॉइंट क्लियर, किसी को कोई डाउट? नो सर। तो सर ठीक है, इतना याद रखना, इससे ज्यादा कोई नहीं मुझे पूछो। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, रिप्रोडक्शन पढ़ा है आप लोगों ने, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा आप लोगों ने? यस सर। हाँ वेरी गुड। ये यस सर किसने बोला बैकग्राउंड में? यस सर। नहीं शशांक, सर तुम्हारे मैंने। बाद किसी, मैंने अगर मुझे पता होता मैंने कौन है तो मैं पूछता है ना कौन। सर दीक्षा। दीक्षा, हाँ ओके दीक्षा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा दीक्षा? सर 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 हाँ, नहीं 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 पढ़ा। अगर आप क्वेश्चन पूछने वाले हो तो मैंने नहीं पढ़ा, और अगर आप सिर्फ पूछने वाले हो कि है तो मैंने पढ़ा है। सर वो बोर्ड्स के टाइम पढ़ा था। हाँ तो बोर्ड के टाइम से सवाल पूछ रहा हूँ, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मुझे पता है तुम लोग क्या पढ़कर आए हो, ये तो मैं जानता ही हूँ। अपने ग्राहक को पहचानना एक दुकानदार की सबसे बड़ी समझदारी होती है, तो मुझे पता है तुम लोग का लेवल कहाँ पर है, तुम क्या पढ़कर आए हो। इसलिए मैंने शुरू में पूछ लिया था कि कितने लोग कोचिंग वाले हैं, कितने लोग पहली बार अटेम्प्ट वाले, कितने दूसरी बार अटेम्प्ट वाले। तो मुझे बताओ, तुम्हें आंसर बताओ, सहेली क्या होता है? सर सर सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। क्या खास बात है उसकी? सर वो मतलब वो नहीं पता सर। हाँ ठीक है, हाँ शशांक कंटिन्यू, व्हाट डू यू नो यस अबाउट सर। ये? हाँ सहेली के बारे में क्या जानते हो तुम? सही यही कि वो ओरल पिल है और नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन किया। अरे एक बात बताओ, ये एक क्वेश्चन है मेरा, ये बार बार बोलते हो तुम लोग कि सहेली एक ओरल पिल है, सहेली एक ओरल पिल है, तो पिल ओरल ही होती है, कोई दूसरी पिल्स भी आती है नॉन ओरल?
ये बार बार क्यों बोला था ओरल पिल ओरल पिल ओरल पिल? होती हैं जिन्हें इम्प्लांट किया जाता है स्किन के अंदर। हाँ जी, होती हैं जिन्हें स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रही? होती है। कोई कुछ कह रहा था। सर उनको इम्प्लांट करते हैं। पिल्स को और इम्प्लांट करते हैं? हाँ, हाँ सर। आज तक तो मैं यही जानता था कि पिल्स को इम्प्लांट नहीं करते। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को इम्प्लांट करते हैं, या ब्लास्टुला को इम्प्लांट करते हैं, या बॉम्ब को इम्प्लांट करते हैं। ये पिल्स को इम्प्लांट करते हैं तो मैं पहली बार सुना भाई साहब। हाँ सीधा कुछ कह रहे हो तुम? सी तो मैं कह मैं रहा था तुम्हें एक बात बता दूं, पिल्स को इम्प्लांट नहीं करते, मेरी वो बातों जो का ना ओरल सी। पिल होते हैं वो हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल होती है। हाँ तो ओरल पिल के अलावा भी कोई पिल होती है नॉन ओरल पिल, कि पिल है बट ओरल नहीं है? पता नहीं सर, आप कंफ्यूज कर हाँ देते हैं। हाँ, तो मैं कंफ्यूज जानबूझ के करता हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सी पहले तो मेरी बात का डोंट माइंड, ठीक है ना? अगर मैं आपको आपके क्वेश्चन आपके आंसर्स के रिवर्स बैक में अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूँ या आपको कंफ्यूज करता हूँ तो उसमें आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आपकी थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है। जब तक आप अपनी थिंकिंग को क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप कहाँ आपको याद रहेगा, ठीक है? तो डोंट माइंड अगर मैं आपसे रिवर्स बैक बोलता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तो डोंट माइंड दैट। देखो समझो, ओरल पिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओरल पिल के अलावा वेजाइनल पिल्स भी आती है। वेजाइनल पिल्स क्या है? वेजाइनल पिल्स एक्चुअली स्पर्मिसाइडल पिल्स होती है। Those are inserted inside the vagina just before coitus to kill the sperms during the coitus. तो वो वेजाइनल पिल्स आती है, तो इसलिए ओरल पिल्स बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो ओरल पिल का मतलब ये बताने के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए कि वो वेजाइनल पिल नहीं, ठीक है ना? पिल्स इम्प्लांट नहीं होती। इम्प्लांट वर्ड अलग है। इम्प्लांट का मतलब उठा के उसको वहीं पे छोड़ देना या अटैच करके छोड़ देना। तो जो इम्प्लांट होता है ना, इम्प्लांट का मतलब है ना, तो इम्प्लांट आपने सुना होगा कि उसने बॉम्ब इम्प्लांट कर दिया, मतलब उसने बॉम्ब उठाया और एक जगह जाके अटैच कर दिया कि वहीं रहेगा, राइट? उसको इम्प्लांट बोलते हैं। इसलिए हम प्रेगनेंसी के लिए वर्ड इम्प्लांट यूज करते हैं कि ब्लास्टुला यूट्रस में इम्प्लांट हो गया। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूट्रस में इम्प्लांट हो गया, इसलिए इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वो इम्प्लांट्स है ना, वो भी इम्प्लांट किया जाता है। और एक इम्प्लांट्स आते हैं स्पेसिफिकली वो स्किन में, यहाँ पर या यहाँ पर फोरआर्म में, या मोस्टली यहाँ बाजू में वो सिलिकॉन की वो होती है, पिंस होती हैं। वो सिलिकॉन के पिंस अंदर पूरा घुसा देते हैं पिंस को और वहीं पे स्किन के थ्रू रहता है, तो वो इम्प्लांट होता है। तो इम्प्लांट वहां टर्म यूज करते हैं। आ रही बात सामने? तो इम्प्लांट का मतलब लगा के छोड़ देना, ठीक? तो थोड़ा इंग्लिश से रिलेटेड है, अब समझो। तो मैं सहेली के बारे में क्यों आपसे बात कर रहा हूँ? सहेली, अब मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, ध्यान सुनेगा। एनसीईआरटी की यही भाषा है, ठीक है? सहेली पहले तो इट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, नो डाउट। इट्स वंस अ वीक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, हफ्ते में एक बार लेने वाली पिल। अब ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी पिल्स ऐसी आती हैं जैसे कि माला डी, माला एल, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, वो रेगुलर यूज वाली होती हैं, या तो 21 डेज होती हैं या रेगुलर होती है, ठीक है ना? अगर उनमें प्रोजेस्टेरॉन रहेगा सिर्फ, ठीक है, तो फिर वो रेगुलरली ली जाएंगी, रोज ली जाएंगी। और अगर उसमें रहेगा ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों, तो फिर वो 21 डेज ही ली जाएंगी, जिसमें से मेंस्ट्रुअल फेज को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना? तो उनको हम 21 डेज पिल कहते हैं। फिर कुछ पिल्स ऐसी होती है जो वंस ही यूज के लिए होती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। जैसे आपका ये आई पिल या अनवांटेड 72 आती है, ये वन टाइम यूसेज की होती है, यूज एट वन टाइम विद इन 72 आवर्स, ठीक है ना? तो 72 घंटे में इस्तेमाल करने वाली पिल्स होती हैं, तो ये वन टाइम यूसेज वाली हो गई। तो वन टाइम यूसेज वाली, 21 डेज वाली, डेली वाली से अलग करने के लिए हम सहेली को बोलते हैं इट्स अ वंस अ वीक पिल, ठीक? ओके। तीसरी बात सहेली की खास बात है, तीसरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉन स्टेरॉइडल। क्योंकि नॉन स्टेरॉइडल है, इट इज अप्रूव फ्रॉम CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से अप्रूव्ड है। क्यों?
क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। साइड इफेक्ट्स क्यों कम है? स्टेरॉइडल नहीं है। अब स्टेरॉइडल ना होने का क्या मतलब है? स्टेरॉइडल ना होने का मतलब है कि कोई भी स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं किया गया। तो क्या बाकी पिल्स में स्टेरॉइड इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, बाकी पिल्स में स्टेरॉइड इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा स्टेरॉइड इस्तेमाल किया जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इस्तेमाल किया जाता है, बताया ना। या तो कॉम्बिनेशन में, अकेला। कॉम्बिनेशन में तो 21 डे पिल, और अगर अकेला तो रेगुलर पिल। तो इसके अंदर कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन यूज नहीं किया गया। स्टेरॉइड हार्मोन काम कैसे करता है? स्टेरॉइड हार्मोन इस तरीके से काम करता है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को शिफ्ट कर देता है, मतलब इम्बैलेंस कर देता है। मतलब जब प्रोजेस्टेरोन चाहिए तब नहीं होगा, जब चाहिए होगा तब ज्यादा होगा। तो मतलब इम्बैलेंस क्रिएट करके या तो ओवुलेशन नहीं होने देगा, मतलब एग ही नहीं आएगा, ठीक है। एग अगर आ भी गया, एग अगर आ भी गया तो फिर एग इम्प्लांट नहीं होगा, यूट्रस को उतना थिक नहीं होने देगा, यूट्रस को थिन रखेगा, है ना। तो यूट्रस, या तो यूट्रस रेडी नहीं होगी, ठीक है, या उसकी जो फैलोपियन ट्यूब की जो मोटिलिटी है वो इतनी क्विक हो गई, वो इतनी ज्यादा क्विक हो गई है कि एग तो आ गया लेकिन यूट्रस रेडी नहीं है इम्प्लांटेशन के लिए, है ना। तो मतलब मल्टीपल तरीकों से ओव्यूलेशन नहीं होने दिया, हुआ तो जो ओव्यूलेशन है उसे इतनी, एग को इतनी तेज ले गया यूट्रस के पास कि वो इम्प्लांट ही नहीं हो पाया, ठीक है, या रेडी नहीं था इम्प्लांटेशन के तब ले गया, या यूट्रस बहुत थिन था, इम्प्लांट प्रॉपरली नहीं हो पाया, या फैगोसाइटोसिस, मतलब कि इन सारे तरीकों से वो रोकता है इम्प्लांटेशन को, ठीक है। तो ये तो कौन काम करेगा? स्टेरॉइड हार्मोन्स वाले पिल्स, है ना। अब सहेली क्या है? सहेली नॉन स्टेरॉइडल। सहेली अगर नॉन स्टेरॉइडल है मतलब वो इन सारे तरीके से काम नहीं कर रही, तो फिर वो कर क्या रही है? तो सहेली किस तरीके से काम करती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी को पता है तो मुझे बता दो, वरना आई एक्सप्लेन। सहेली का मैकेनिज्म एक्शन पता है? दोस्तों मैं बताता हूँ सहेली किस तरीके से काम करती है। सहेली का एक ही मोटिव है, ठीक है। सहेली पिल का एक मोटिव क्या है? उसके अंदर केमिकल होता है सेंट क्रोमन। मैं लिख देता हूँ, वहां लिखा जाए, यहाँ तो केमिकल है उसके अंदर सेंट क्रोमन। अभी आपको समझ में आएगा कि मेरी बातें ना कभी भी बेतुकी नहीं होती है। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो फिर उसका लिंक होता है डायरेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे। अब ध्यान से समझिएगा। सेंट, एच मैंने मिस कर दिया, सेंट क्रोमन आएगा, एंड सी के बाद एच आएगा, तो सी एन टी सी एच, सेंट क्रोमन, समझिएगा। सेंट क्रोमन एक्चुअली में एंटी एस्ट्रोजन है। एंटी एस्ट्रोजन मतलब इट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एस्ट्रोजन, मतलब इट इज अ इनहिबिटर ऑफ एस्ट्रोजन, मतलब ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है और एस्ट्रोजन को बाइंड करने नहीं देता। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोजन का काम क्या है। कौन मुझे एस्ट्रोजन का फंक्शन बताएगा? ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्जाम देकर आए हो सर यूट्रस की वॉल को तुमको मेंटेन करता है। हाँ, कौन बोल रहे हैं? यूट्रस की वॉल को मेंटेन करता है सर। ये यूट्रस की वॉल को मेंटेन करने वाली बात कौन बोल रहा है? नाम बताओ जरा। सजन। कौन? सजन? हाँ सजन, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर वो सर उसमें पढ़ा था ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सर। अरे भाई, मैं नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ पढ़ा था, मैं बस पूछ रहा हूँ कि जो बोल रहे हो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं कुछ सवाल करूंगा तुमसे। हाँ जी सर। हाँ, अब मेरे सवालों का जवाब देना। बुरा मत मानना अगर मैं बैक फायर में कुछ बोलूं, क्योंकि वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए ही है। उसमें मेरा तो ये मोटिव नहीं होता कि तुम्हारे इंसल्ट करूं या तुम्हें नीचा दिखाऊं। अभी तुमको नीचा दिखा के मुझे क्या होगा? नीचा दिखाना तो मुझे किसी बराबर वाले को दिखाऊंगा जहां मुझे खुशी मिले। तुम स्टूडेंट्स हो, सीखने आए हो, तुम मुझसे कम ही जानोगे, बड़ा हुए सी बात है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो तुमको वो मुझे कोई नीचा नहीं दिखाना होता, बस तुमको तो बस मैं कॉन्सेप्ट के पास ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो डोंट माइंड दैट कि मैं तुम्हारे इंसल्ट कर रहा हूँ या आई हैव सम बैड इंटेंशन, वो मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ तुमको सिखाना चाह रहा हूँ अपने सवालों से। हाँ सुनो, हाँ सर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और
और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन भी करता है। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब देना बस। ये बताओ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 फेज होते हैं, हाँ मेंस्ट्रुअल, सर। फॉलिकुलर और ल्यूटियल, और सर यहाँ ओव्यूलेटरी छोटा सा। मेंस्ट्रुअल में क्या होता है? सर उसकी वॉल थिक हो जाती है और ब्लड के थ्रू निकलने 1 से 5 दिन 3 दिन के अंदर निकल टूट के निकल जाती है एस्ट्रोजन की वॉल, कमी के कारण। नहीं 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 नहीं, ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। अभी गड़बड़ है। ठीक हो जाती है या टूट के गिरती है? दोनों सर में से एक ही टूट चीज के होगी। गिरती है, टूट के गिरती है मेनिस्कस। सर, टूट के गिरती है। हाँ ठीक है अ, शशांक, बैकग्राउंड में किसी की आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है? सॉरी, क्या नाम है तुम्हारा? अरे हाँ जी सर। सजन, हाँ जी तुम्हारे सर। बैकग्राउंड में कोई बोल रहा था, कौन बोल रहा है? सर शिवम बोल रहा है। शिवम। हाँ शिवम, अपना ये सजन अपना माइक बंद कर लो, शिवम से बात करते हैं। शिवम की आवाज ज्यादा क्लियर आ रही है। हाँ शिवम, क्या कह रहे थे तुम? सर मैं कह रहा हूँ कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है और मेनिस्कस के फॉर्म में बाहर निकलती है वजाइना से। हाँ, तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो ब्रेक हो जाती है और वो ब्लड की फॉर्म में, जो भी है फ्लूइड की फॉर्म में बाहर निकलती है थ्रू वेजाइना। उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, 1 to 5 days अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये बात फैक्ट है। ओके, अब मुझे एक दो सवालों का और जवाब देते हैं। मुझे बताओ कि यूट्रस की जो कौन सी वाली वॉल है जो निकल के टूट के गिर रही है या सर ड्रिप हो रही है? एंडोमेट्रियम। इनर मोस्ट हाँ एंडोमेट्रियम। जी, एंडोमेट्रियम है, राइट, एंडोमेट्रियम है। ठीक है, अच्छा, तो ये एंडोमेट्रियम बनती कब है? टूट के गिरने के लिए बनना पड़ेगा। तो फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन हेल्प करते हैं ना फॉलिकुलर डेवलपमेंट में, तब फॉलिकुलर बनती फेस में है। बनती है, ठीक है ना? फॉलिकुलर फेस में बनती है, लूटियल फेस में थिक होती है, राइट? यही कॉन्सेप्ट है ना? कि फॉलिकुलर फेस में मान लो 1-2 लेयर बनेंगी और लूटियल फेस में उसके ऊपर और लेयर्स बनेंगी, है ना? यही कॉन्सेप्ट है। अब इसके बनने के लिए और थिक होने के लिए, दोनों ही के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा है? ईस्ट्रोजन एस्ट्रोजन, मेंटेनेंस करवाने एग्जैक्टली। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। का काम क्या है? वॉल को बनाना और थिक करना। अब एक आखिरी सवाल है मेरा तुम लोगों से, कि अगर वो बॉल बना रहा है या थिक कर रहा है, तो ऐसा क्या कर रहा होगा बॉल में कि उसे बना रहा होगा या थिक कर रहा होगा? सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जैसे अगर मुझे मैं घर की वॉल बनानी है, तो मैं तो भाई ईंटों ईंटों पत्थर से बनाऊंगा। तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल बनानी है वो कैसे बनाई जाएगी? क्या क्या कर क्या रहा होगा ऐसा? हार्मोन मैसेंजर है ना, वहां के सेल्स को या वहां के सेल्स को ऐसा क्या कह रहा होगा कि वॉल बन रही होगी? मतलब वॉल बनना किस, क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, वो है क्या वॉल बनना? अरे तुम्हारा अगर मैं हाथ हाथ का थोड़ा सा हिस्सा काट दूं यहाँ से, ठीक है, तो वो हाथ की स्किन के लिए दोबारा आ जाएगी ना। वो क्या है, व्हाट इज दिस? वो हो क्या रहा है? वो कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है बायोलॉजी का? माइटोटिक डिवीजन। सेल डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन, इतना मुश्किल थोड़ी ना समझना। माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। अच्छा, सेल डिवीजन में अलग अलग फेज है ना? G1 G2 S M, M में भी अलग अलग फेज हैं। और इन सारे फेजेस को लाने ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? साइक्लिन्स एंड सीडीकेस। क्लियर? साइक्लिन सीडीकेस होंगे तो सेल डिवाइड करेगा, या ग्रोथ फैक्टर होगा तो सेल डिवाइड करेगा, वरना सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो अब देखो सिंपल हो रहा है ना, अब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? एस्ट्रोजन आ रहा है, रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, ग्रोथ फैक्टर से साइक्लिन सीडीके बनवा रहा है, जिसकी वजह से ये सेल डिवाइड कर रहा है। अगर ये सेल्स यूट्रस के हैं, तो मान लो ये एक लेयर में बने हुए हैं, तो ये डिवाइड करके 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, मतलब एंडोमेट्रियम को और बनाएंगे और उसको थिक करेंगे। दोनों काम एस्ट्रोजन के हैं। आई सपोज एस्ट्रोजन का काम क्लियर। अब चलते हैं सहेली पे। सर। सहेली इज अ, अब एक मिनट रुक सर। जाओ। अब सहेली क्या कर रही है? सहेली एज सेंट क्रोमन, ठीक है, वो एंटी एस्ट्रोजन है। अब वो क्या कर रहा है? इससे कंपटीशन कर रहा है, मतलब वो एस्ट्रोजन को बाइंड होने नहीं दे रहा। मतलब ये यहाँ बाइंड नहीं करेगा, सेंट क्रोमन कर जाएगा। सेंट क्रोमन कर जाएगा तो ये वाला काम नहीं होगा। ये वाला काम नहीं होगा तो साइक्लिन ग्रोथ फैक्टर्स नहीं बनेंगे। साइक्लिन ग्रोथ फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है
वो उतनी मोटी नहीं बनेगी जितनी बननी चाहिए, वो थिन बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई एस्ट्रोजन बाइंड नहीं किया, किए लेकिन कम करे थैंक्स टू सेंट्रोक्रोमन। तो एंडोमेट्रियम की वॉल मोटी नहीं होगी, पतली रह जाएगी, और पतली वॉल में इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो इम्प्लांटेशन के लिए मोटी वॉल जरूरी है। तो सहेली का फंक्शन क्या हो गया? सहेली का फंक्शन हो गया इम्प्लांटेशन को रोकना, या यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए प्रॉपरली थिक ना होने देना। मतलब ये एनओवुलेशन कॉज नहीं करेगा, ओवुलेशन होगा, एनओवुलेशन कॉज नहीं करेगा, स्पर्म की फाइगोसाइटोसिस नहीं करेगा, फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी में कोई फर्क नहीं लेके आएगा, सिर्फ बदलेगा तो सिर्फ किसको? एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक होने नहीं देगा बाय कंपीटिंग विद एस्ट्रोजन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सहेली। सब कोई नहीं बताया गया, बहुत कम लोग बताएंगे आपको, मैंने आपको बता दिया। अब बोलो क्या कह रहे थे? सर प्रोजेस्टेरॉन सर प्रोजेस्टेरॉन इंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करेगा ना? जी ठीक है। हाँ सर। बनाएगा एस्ट्रोजन, तो बनाना एस्ट्रोजन का काम है, मेंटेन करना प्रोजेस्टेरॉन का काम है। मतलब दोनों मिलके ही काम कर रहे हैं एक तरीके से कह सकते हो। मान लो मैं दीवार बना रहा हूँ, मैंने 4 ईंटें लगाई, किसी ने 4 ईंटें तोड़ दी, मैंने 5 ईंटें लगाई, किसी ने 5 ईंटें तोड़ दी, मेरी दीवार कभी रेडी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो मैं दीवार बना रहा हूँ और एक आदमी ख्याल रख रहा है कि कोई दूसरा आके उस दीवार को तोड़े ना, खराब ना करे, और वो बनती रहे। तो दोनों मिलके ही काम करते हैं, एक बनाता रहता है और एक ध्यान रखता है कि कोई तोड़े ना। तो दैट इज एस्ट्रोजन बनाना, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करना। और जब दोनों का लेवल गिर जाएगा तो भाई ना मेंटेनेंस होगी ना फॉर्मेशन होगी, तो मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल फेज आने का मतलब यही होता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन गिर गया। आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी पढ़ोगे तो आप लूटियल फेज के एंड में क्या देखोगे? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन गिर गया। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जैसे गिरा, दोनों का लेवल कम हुआ, एंडोमेट्रियम डिग्रेड हो गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम लोग पता है क्या करते हो? तुम लोग आते हो कोचिंग में लेट, कि अब क्रैश कोर्स आया तो चलो कोचिंग में, टाइम पे तुम ध्यान से पढ़ाई नहीं करते। टाइम पे अगर तुम ध्यान से पढ़ाई करो तो चीजें तुम्हें मुश्किल लगेगी। ओके, अब अगला कौन चीज समझो, अब अगले रिसेप्टर समझो। अब ये सेल है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि रिसेप्टर से बाहर होगा तो क्या होगा। अब वापस एग्जांपल ले रहे हैं एनसीईआरटी का, उससे लिया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एग्जांपल। तो ये रहा रिसेप्टर और ये रहा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, ठीक है ना। अब एफएसएच अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, बाइंड करके, बाइंड करने के बाद इसने रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया। अब क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके और भी विभिन्न वेरिएशन हो सकते हैं, ठीक है ना। बॉडी एक ही तरीके से नहीं चलती। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एफएसएच बाइंड किया। एफएसएच क्या है, कहां से रिलीज होता है एफएसएच? हाइपोथैलेमस, नहीं सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और पिट्यूटरी हार्मोन कैसे होते हैं? पेप्टाइड होते हैं। तो एफएसएच कैसा है? पेप्टाइड है। ये याद रखना जो पहले कैटेगरी पढ़ाई है, कि देखो ध्यान से, आइडोथायरोनिन्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स, मतलब थायरॉक्सिन T3 T4 या जो भी स्टेरॉइड हार्मोन है, उसके रिसेप्टर अंदर रहेंगे, यानी वो पिछले वाले मैकेनिज्म से काम करेगा। अब जितने पेप्टाइड हार्मोन्स हैं या अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, वो इस तरीके से काम करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। रिसेप्टर से बाइंड कर गया। अब रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद इसने एक एंजाइम को एक्टिवेट किया, उसका नाम है एडिनाइल साइक्लेस। अब ये एडिनाइल साइक्लेस नाम है, एडिनाइल साइक्लेस किसी चीज की साइकिल बना रहा है। अब ध्यान से सुनना, पे अटेंशन। एक शुगर, लेट्स से राइबोज शुगर, इस राइबोज शुगर के साथ एक फास्फोरस और एक एडेनिन नाइट्रोजनस बेस, क्या बोलते हैं इसको जो बनाया स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड है,
न्यूक्लियोटाइड। राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फोरस ऐड कर दिया, बन गया न्यूक्लियोटाइड, तो इट्स अ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? क्या नाम है इस न्यूक्लियोटाइड का? Yes, sir. इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा? एडीन के न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होता है? एडिनाइलेट। एडिनोसिन। एडिनाइलेट, ठीक है ना? अच्छा एडिनाइलेट, हाँ ठीक है। हाँ, साइटोसिन का होता है तो साइटिडाइलेट, गुआनाइलेट, यूरिडाइलेट, थाइमिडाइलेट, ये नाम है। फॉस्फोरस अगर हटा देता हूं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, तो नाम क्या होते हैं? एडिनोसिन। एडिनोसाइन होगा। हाँ, एडिनोसिन, गुआनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडाइन, यूरिडीन साइटिडीन। और थाइमिडीन, ठीक है ना? तो ईन ईन लग जाता है जब लेकिन ग्वानिन के केस में नहीं, तो ग्वानिन तो ऑलरेडी ईन है, तो ग्वानिन का न्यूक्लियोसाइड इज नोन एज ग्वानिडाइन। ग्वानोसिन। हाँ, या ठीक है ना? ओके, अच्छा। और थाइमीन का भी थाइमिडीन है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस लगा हुआ है, एडिनाइलेट है। अगर फॉस्फोरस हटा दूं तो ये क्या है? एडिनोसिन है। तो क्या मैं इसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल दूं? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, सिंपली एएमपी बोल सकता हूं। अगर मैं एक फॉस्फोरस और लगा दूं तो क्या मैं इसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोल सकता हूं? क्योंकि शुगर प्लस एडेनिन इज एडिनोसिन। तो एक फॉस्फोरस तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दो तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और अगर एक फॉस्फोरस और जोड़ तो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जानते हैं आप इसको? ये क्लियर? यस सर। वेरी गुड। तो यस सर। ये एटीपी है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने एटीपी को तोड़ा, एडीपी बनाया, एडीपी को तोड़ा, एएमपी बनाया, और एएमपी का जो फॉस्फोरस है वापस शुगर से जोड़ दिया, और मैंने बना दिया एक साइकिल वाला, साइकिल होगी ना, एक साइकिल वाला एएमपी, दैट इज साइक्लिक एएमपी। यही काम एडिनाइल साइक्लेज का है। ये एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये साइक्लिक एएमपी यस सर। एक मैसेंजर है। ये साइक्लिक एएमपी एक मैसेंजर है जो फर्दर प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर सकता है, जैसे कोई प्रोटीन नोन एज प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज भी एक प्रोटीन है जो फर्दर प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। तो प्रोटीन काइनेज प्रोटीन या किसी दूसरे प्रोटीन को ये एक्टिवेट कर सकता है। तो इस साइक्लिक एएमपी को हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। क्यों? तो प्राइमरी मैसेंजर क्या है? प्राइमरी मैसेंजर इज हार्मोन, ठीक है। फिर सेल के अंदर जो मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो साइक्लिक एएमपी मैसेंजर की तरह काम करता है, तो इट इज नोन एज द सेकेंडरी मैसेंजर। आ रही बात समझ में? तो एफएसएस ने कैसे काम किया? रिसेप्टर से बाइंड करके एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करके उसने साइक्लिक एएमपी बनाया, जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर था। उसने आगे फिर फर्दर प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया, प्रोटीन से फर्दर काम किया। अब अगर ये एडिनाइल साइक्लेज की जगह ग्वानाइल साइक्लेज होता तो साइक्लिक एएमपी की जगह जो बनता वो बनता साइक्लिक जीएमपी। भैया एडिनाइल साइक्लेज था तो साइक्लिक एएमपी बना, गुआनाइल साइक्लेज होता तो साइक्लिक जीएमपी बनता, या कोई दूसरा एंजाइम होता, ठीक है, और भी सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट हो सकते हैं, इसकी जगह कुछ और एक्टिवेट होता, तो फिर हो सकता है कि IP3 आइनिसिटॉल ट्राइफॉस्फेट या डाइएसाइल ग्लिसरॉल या सिर्फ कैल्शियम का रिलीज होना शुरू हो जाता, मतलब कुछ भी हो सकता था। और ये सारे के सारे क्योंकि ये सेल के अंदर जाके मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं द सेकेंडरी मैसेंजर। क्लियर है पॉइंट? इसका मतलब कि एक ये वाला एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर वाला जो हार्मोन है या जो पेप्टाइड हार्मोन है या अमीनो एसिड डेरिवेटिव है जिसके रिसेप्टर से के बाहर है, वो सेकेंडरी मैसेंजर से काम करेंगे। और सेकेंडरी मैसेंजर आपके सामने ये पांचों लिखे हुए हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो 5 है। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट?
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। यस सर क्लियर है। बस यहाँ पे हार्मोन वाला खत्म, बाकी बातें अपनी एनसीईआरटी से पढ़ना, ठीक है, और उस पर ध्यान देना। हर चीज मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, मेरे स्कोप के बाहर है। अब आपका जो 11th के मेन टॉपिक्स है वो खत्म हो गए हैं, ठीक है, और आगे बात करेंगे 12th के टॉपिक्स की और बात करेंगे रिप्रोडक्शन। अगेन अब हमारे पास थोड़ा टाइम जो है वो लिमिटेड है, तो हम 12th में टॉपिक्स के जब हम चैप्टर्स की बात करेंगे तो उन टॉपिक्स की बात करूंगा जो कॉन्सेप्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो बहुत बेसिक है, उसे एनसीईआरटी से पढ़ेगा। मैं जो आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ रिप्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, वो हम पढ़ेंगे टेस्टिस का थोड़ा सा डायग्राम, कि क्या चलता है टेस्टिस के अंदर, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अभी आज ये कवर कर रहे हैं, फिर अगली बार हम चलेंगे oogenesis पे। तो आज मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ टेस्टिस का डायग्राम, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो टेस्टिस की बात करें तो मान लेते हैं कि मैं ऐसे बना रहा हूं, ये टेस्टिस है, ठीक है, और इसके बाहर एपिडिडाइमिस, ठीक है ना, ये एपिडिडाइमिस है और ये टेस्टिस है ना, क्या ये एपिडिडाइमिस। और ये क्या बताना है, ये बताना है टेस्टिस। टेस्टिस की आउटर कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस, उसको छोड़ देते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि टेस्टिस के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। देखो ये तो मैंने ऐसे टेस्टिस काट दिए, लेकिन टेस्टिस पूरा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, तो इसमें 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3, 2 या 3, जैसे 1 2 या 3 अल्टीमेटली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहेंगे। क्या रहेंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। मान लीजिए ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की ट्यूब आई, दूसरे की आई, दोनों मिलकर ये ऐसे हो गए, आगे पसंद है। तो ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गए, 2 हो गए, ऐसा हो सकता है 3 हो, 1 2 3, है ना। तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, 2 से 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि बाहर टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल, और उसके अंदर हुए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनेंगे, स्पर्म बनने के बाद ट्रांसपोर्ट होंगे इस ट्यूब के अंदर, और इस ट्यूब को बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टाइल। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टीएल टेस्टिकुलर लोब्यूल, एसटी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, टीआर ट्यूबुलर रेक्टाइल। आई सपोज वो विजिबल होगा। अब ट्यूबुलर रेक्टाइल के बाद ये जो ट्यूब सारी आ रही हैं, ये सारे ट्यूब आपस में फ्यूज हो गई, जैसे एक ब्लड कैपिलरी होती है, और ये ऐसे फ्यूज हो गई और एक स्ट्रक्चर बना जो ब्लड कैपिलरी जैसा है। इसको बोलते हैं हम रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस। और ये सब किसमें आ रहे हैं? ये मेल सेकेंडरी ये मेल एक्सेसरी डक्ट्स में आ रहे हैं, ठीक है ना, मेल एक्सेसरी डक्ट्स में। कौन? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर रेक्टाइल, रेटिटेस्टिस, आगे और भी है। फिर ये रेटिटेस्टिस इस तरीके से 10 से 12 काउंटिंग है, देखिएगा 10 से 12 और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जो आपस में जोड़े रहेंगे बाद में,
हम बुलाते हैं वासा एफरेंशिया। तो ये क्या हो गया, बीई वासा एफरेंशिया या वास एफरेंस। वासा एफिया, ट्यूबला एफरेंशिया, तो ट्यूबला एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, वास एफरेंस, ये सारी बातें सेम है। ठीक, वासा एफरेंशिया के बाद ये क्या हो रहा है, ये वासा एफरेंशिया की एक ट्यूब जो है फादर बनी और ये फोल्ड होने लगे, आईवी फोल्डेड 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 फोल्डेड, खूब ज्यादा फोल्ड हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है। ठीक है ना, इसको हम बन रहे हैं, बनने के बाद ट्रेवल कर रहे हैं और इस वाले एरिया के अंदर क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा स्टोर रह रहे हैं, इसी रीजन को हम एपिडिडाइमिस भी बोल रहे हैं। फिर फाइनली ये स्पर्म निकल के यूरिथ्रा में जा रहे हैं और निकल के यूरिथ्रा में जा रहे हैं और ये जो ट्यूब यूरिथ्रा में लेके जा रही है इसको हम बोलते हैं वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस या सॉरी वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस। तो आपको क्या याद रखना है, ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर कुछ ऐसा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर रेक्टाई, रेडिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, यूरिथ्रा, आउटसाइड द पीनिस। ये है मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स। क्लियर, आ रही है बात समझ में, कोई डाउट? यहां से निकल के जब स्पर्म एपिडिडाइमिस में जा रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, या खैर बाद में बात करते हैं। कितना क्लियर है? इतनी बात नहीं है। हाँ जी सर। ओके, अब बात कर रहे हैं हम थोड़ी सी oogenesis की। तो थोड़ी सी oogenesis कह रहा हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें थोड़ी सी। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज मियोसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज मियोसिस, ये पता है आपको, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, इस स्पर्मेटोगोनिया ने क्या करना है, स्पर्मेटोगोनिया ने अल्टीमेटली मैच्योर हो जाना है। मतलब स्पर्मेटोगोनिया तो दो तरीके की डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं कि पहले ही डिवाइड करता है, स्पर्मेटोगोनिया कैन डिवाइड, लेकिन ये फर्क है स्पर्मेटोगोनिया और oogonia के अंदर। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड कर सकता है, oogonia डिवाइड नहीं कर सकता। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करना शुरू करता है प्यूबर्टी के बाद, सॉरी मियोसिस डिवीजन। अपनी मियोसिस डिवीजन स्पर्मेटोगोनिया शुरू करता है प्यूबर्टी के बाद, लेकिन oogonia अपनी मियोसिस डिवीजन फीटल स्टेज में शुरू कर देता है। oogenesis में बात करें, अभी समझो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड कर रहा है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया बन रही है माइटोसिस। दिस इज सिंपल ग्रोथ। क्या ये सिंपल ग्रोथ है? इसमें जो बन रहा है वो भी स्पर्मेटोगोनिया ही बन रहा है, इसको बोल देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है? तो ये भी स्पर्मेटोगोनिया ही होगा। अब ये वाले स्पर्मेटोगोनिया ने क्या कहा कि मैं तो और डिवाइड कर दूं, ये डिवाइड करता चलेगा, है ना। कुछ स्पर्मेटोगोनिया अब कह रहे हैं कि नहीं, हम अब माइटोसिस नहीं करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट होंगे, मियोसिस करेंगे। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो मियोसिस करने के लिए तैयार हो गया, जिसकी हमने रजामंदी करा ली कि अब तू मियोसिस कर सकता है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्लॉइडी की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? अरे स्पर्मेटोगोनिया का क्रोमोसोम नंबर क्या बोलूं? हैप्लॉइड डिप्लॉइड? 46। 46 2n। और माइटोसिस हुई है तो ये भी 2n। और जिस तरफ मैच्योरिटी हुई है, सर क्या हुई है, मैच्योरिटी हुई है, तो ये भी क्या 2n। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपना 2n है। ठीक है, प्रॉपर इसका क्रोमोसोम नंबर है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करेगा, मियोसिस 1। और आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मियोसिस 1 के दो खास बात होती है, एक तो रिकॉम्बिनेशन होता है और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मतलब इससे बनेंगे दो सेल्स और इन दोनों सेल्स का
क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा। आधा मतलब क्रोमोसोम नंबर n हो गया। और इनको हम क्या बुलाएंगे, प्राइमरी से बने तो क्या होगा ये, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कोई डाउट? अब ये दोनों जेनेटिकली सेम है, जेनेटिकली अलग अलग है? तो जेनेटिकली तो अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे, रिकॉम्बिनेशन से बनेंगे। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से अपना मियोसिस 2 करेगा। ये मियोसिस 1 हुआ था, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अब वो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। तो कौन सा मियोसिस? मियोसिस पार्ट 2 है, ही एक ही मियोसिस, बस मियोसिस पार्ट 2 हो रहा है। उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। ये एक एन का सेल बनेगा, ये एक एन का सेल बनेगा, ये एक एन का सेल बनेगा, इसके ग्रुप में बनेंगे ये एन और ये भी एन। और इसको हम टर्शियरी स्पर्मेटोसाइट नहीं बुलाएंगे, इसका नाम रहेगा स्पर्माटिड। क्या बोला मैंने इसको? इस गोल मॉडल सेल को हमने बोला स्पर्माटिड। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, गोनिया स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बाय मैच्योरेशन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की मियोसिस 1 उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की मियोसिस 2 और स्पर्मेटिड। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको कितने स्पर्मेटिड मिले? 4, जैसा कि मियोसिस में मिलते हैं, और चारों जेनेटिकली अलग है। चारों जेनेटिकली अलग अलग। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? ओके। यस सर। ओके, ये डायग्राम आप पहचान करो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, अब होता यह है कि यहां से एग आके यहां रुकता है। आप सोच रहे हो कि मैं स्पर्मेटोजेनेसिस से कहां पहुंच गया, सन में आ जाएगा। तो एग निकल के यहां पहुंचता है, ये इसको बोलते हैं फिम्ब्रे, फिंगर प्रोजेक्शंस। फिम्ब्रे जिसका का पार्ट है वो इन्फंडिबुलम है। इन्फंडिबुलम का फिम्ब्रे एग को कैच कर लेता है। इतनी ही कहानी है। और ये वाला हिस्सा ये एंडोमेट्रियम है, इसके बाद वाला हिस्सा मस्कुलर है, मायोमेट्रियम है, और आउटर लेयर पेरीमेट्रियम है। मेट्रियम मतलब यूट्रस होता है, मेट्रियम मतलब यूट्रस होता है। तो एंडो, मायो, पेरी। ठीक है, ये मायो, सबसे मोटी मायो ही होती है। सबसे मोटी कौन सी होगी? मायोमेट्रियम होगी। क्या है? अच्छा, अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्पर्म है वो रिलीज होता है यहाँ पे कहीं पे, वेजाइना। ठीक है, अब वेजाइना में रिलीज होकर स्पर्म यू ट्रैवल करते 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 यहाँ पहुंचेगा एग के पास। ठीक है, एग को फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करके दोनों मिलके जो एक सेल बन चुका है घूम के आएंगे और यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएंगे। यहाँ पे वापस घूम के आने के लिए फैलोपियन ट्यूब काम करेगी। फैलोपियन ट्यूब में क्या है? एक तो सिलेटेड सेल्स है। कौन से वाले? कॉलुमनार। कॉलुमनार सिलेटेड एपिथेलिया, सिलिया बीट करेगा और ये आएगी। दूसरा, फैलोपियन ट्यूब की जो हिस्टोलॉजी है वो सेम ऐसी है, उसमें मायोमेट्रियम, एक एपिथेलिया की लेयर, एक इधर एपिथेलिया की लेयर है, मतलब उसमें भी मस्कुलर लेयर है। तो फैलोपियन ट्यूब भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है और जायगोट को उठा के यूट्रस तक ले आती है। ठीक, क्लियर? अब कॉन्सेप्ट ये है, मैं जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचना जरा, अगर मैं आपके लीवर का सेल या किडनी का सेल या इंटेस्टाइन का सेल या कोई सी बॉडी का सेल उठा के यहाँ पहुंचा दूं, यहाँ रख दूं वेजाइना के अंदर जहां स्पर्म ट्रांसफर होते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वो ट्रैवल करता 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 तक एग तक पहुंच जाए?
मेरा सवाल समझ में आया आपको? मैंने एक सेल उठाया, लिवर का, इंटेस्टाइन का, कहीं का भी, उठा के वेजाइना में छोड़ दिया, तो क्या वो ट्रैवल करते करते एक तक पहुंच जाएगा? फर्टिलाइज करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन क्या वो एक तक पहुंच जाएगा? लिवर का सेल नहीं सर। भी गया, मान लो एक तक पहुंच भी गया, तो क्या वो एक को फर्टिलाइज कर पाएगा? नो नहीं। सर। ये दीक्षा बहुत जोर से बोल रही है नहीं। दीक्षा की आवाज है ना ये? हाँ हाँ दीक्षा, दीक्षा तुम मुझे ये बताओगी कि पहुंच भी नहीं पाएगा और फर्टिलाइज भी नहीं कर पाएगा? सर, मतलब पहुंच तो सकता है, पहुंचना अलग बात है, पर फर्टिलाइज्ड इनफंडिबुलम की प्लेस पे नहीं करेगा, वो एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पर करेगा। बेटा इन्फर्टिलिटी खत्म हो गई, ये एग मैंने एम्पुला में रखा हुआ है, एग एम्पुला में ही है। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ, ये जो ये सेल यहाँ छोड़ा है, ये चलता फिरता एग तक पहुंच जाएगा, और अगर पहुंच जाएगा तो क्या फर्टिलाइज कर देगा? सर, अगर उसकी मोटिलिटी वगैरह सब अच्छी हो तो पहुंच जाएगा। मैं तुम्हें, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस ये जान रहा हूँ लिवर का सेल है। हाँ, नहीं 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 पूछेगा सर, बिल्कुल नहीं पूछेगा क्यों? सर, क्योंकि उसमें फंक्शन नहीं है ना सर, मतलब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इनफ नहीं है एनर्जी के लिए। मैं बताता हूँ तुमको, मैं नहीं। तुमको बताता हूँ। नहीं तुम सुनना मेरी बात ध्यान से, डोंट माइंड, मेरी बात सुनना ध्यान से, तुम्हारे कॉन्सेप्ट मैं सारे सुधार दूंगा सबके सब एक्चुअली। तो बताता हूँ एक सिंपल सी न्यूज। एक लिवर सेल के अंदर या एक मसल सेल के अंदर हजारों, हजारों क्या, आप लाख में भी काउंट कर सकते हो, इतने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, हजारों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और स्पर्म के पास गिनती के 30 से 35, 30 to 35। तो ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दो कि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया की कमी। एनीबॉडी एल्स? ये सर लेबर लिवर का सेल तो उधर हाँ जाके देखा। वैसे भी फर्टिलाइज होगा नहीं, क्योंकि सर अरे हमारी बॉडी में स्पेशल स्पेशल सेल्स है ना जो सर जाके वहां पे फर्टिलाइजेशन करेंगे, जिसको स्पर्म्स और ओवम कहते हैं। अरे तुम्हारी बात मैंने मान ली, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि क्यों क्यों नहीं करेगा फर्टिलाइज। क्या ट्रैवल भी नहीं कर सकता, या सिर्फ फर्टिलाइज ही नहीं कर सकता, या दोनों नहीं कर सकता? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सर, दोनों नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सर लिवर के सेल के पास ना ही सीलिया ना फ्लैजिला, तो मूवमेंट कैसे करेगा? हाँ अब तुम लाइन पे आए कि ना सीलिया ना फ्लैजिला ना कुछ कोई स्ट्रक्चर, तो मूवमेंट कैसे करेगा? इसका मतलब सीलिया या फ्लैजिला कोई चीज होनी चाहिए। अच्छा सीलिया फ्लैजिला होता क्या है? सेल की एक्सटेंशन होती है। उस एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है? और अभी तुमको पढ़ाने के बाद पूछ रहा हूँ ये मैं, ये नहीं कि मैंने चैप्टर पढ़ाया ना हो या तुम्हें सेल ना पढ़ाया हो, अच्छे से सेल तुमको प्रेजेंटेशन दे दे के सब चीजें पढ़ा के पूछ रहा हूँ ये सारे सवाल में। बायोलॉजी बिना रिलेट किए नहीं समझ पाओगे भाई। सीलिया फ्लैजिला में है क्या? एक्सोनीम है ना, वो यस सर। 9+2 का माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है ना, रिंग अरेंजमेंट, यस सर। है ना? वो 9+2 के मतलब है क्या? एक लंबी सी तार है, तार 11 है, 9+2 की तारें हैं, और तारों के ऊपर एक मेम्ब्रेन बना रखी है, बोल दिया सीलिया या फ्लैजिला। छोटी है अगर वो एक्सटेंशन तो सीलिया है, लंबी है वो एक्सटेंशन तो वो क्या है? फ्लैजिला है। मतलब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में बीच में जो एक्सोनीम है वो कॉमन है 9+2 के। माइक्रोट्यूब्यूल्स इंपॉर्टेंट है, साइटोस्केलेटन इंपॉर्टेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। आई सपोज ये बात क्लियर है आपको? तो यस सर। ट्रैवल करने के लिए पहले मुझे एक लंबा सा स्ट्रक्चर चाहिए, सिलिया या फ्लैजिला, ये आपने माइंड में क्लियर है? ओके वेरी गुड। अब मैं बताता हूँ, इसीलिए मुझे सबसे पहले एक सेल के पास एक लंबा एक्सटेंशन चाहिए, जिसे मैं टेल कह रहा हूँ। आ रही बात समझ में? जो किसके पास होगा? स्पर्म के पास होगा। तो इसलिए सेल ट्रैवल नहीं कर सकता। दूसरा, सिर्फ ट्रैवल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रैवल करने के साथ साथ
ट्रैवल करने के साथ साथ मुझे जब मैं एग के पास पहुंचा तो मुझे एग को डिग्रेड भी करना है। अब तुम्हारे अगर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट की बात करूं, एनसीईआरटी में चलते हैं तो सब कुछ एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें। तुम लोग एनसीईआरटी पे अच्छे से पढ़ोगे तो दिमाग बहुत खुल जाएगा। हमारे एनसीईआरटी की बात करें तो ये एग है। अब ये एग की मेम्ब्रेन है। एग की मेम्ब्रेन के अलावा जहां पर एक लेयर है द पेरिविटलाइन स्पेस, उसको छोड़ दो। फिर यहाँ पर एक प्रोटीन की लेयर है, मैंने क्या बोला, प्रोटीन की लेयर है जिसको आप ज़ोना पेलुसिडा बोलते हो। क्या बोलते हो? ज़ोना पेलुसिडा बोलते हो। और सिर्फ ज़ोना पेलुसिडा नहीं है, इसके बाहर एक और लेयर है, जिसको आप क्या बुलाते हो? कोरोना रेडिएटा बुलाते हो। तो कोरोना रेडिएटा है, ज़ोना पेलुसिडा है, एग की मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। चलो मेम्ब्रेन छोड़ो, दो लेयर्स तो हैं, एक कोरोना रेडिएटा, एक ज़ोना पेलुसिडा। कोई से यहां पहुंच भी गया तो अंदर कैसे घुसेगा? अंदर घुसने के लिए कुछ एंजाइम रिलीज करने पड़ेंगे और वो एंजाइम ही इस लेयर्स को डिग्रेड करेंगे और इसके लिए रास्ता बनाएंगे ताकि ये जाके इसके साथ क्या कर जाए? फर्टिलाइज कर जाए। आ रही है बात समझ में? तो फर्टिलाइज करना इतना आसान नहीं है। फर्टिलाइज करने के लिए एंजाइम चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो इसको लेयर्स को डिग्रेड कर सके। दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट, इतना मोटा भारी सेल आप चाह रहे हो कि ये ट्रैवल करके भागता हुआ पहुंच जाए स्पीड ऑफ 1 to 3 मिलीमीटर पर सेकेंड, पॉसिबल ही नहीं है। इतना ज्यादा सेल, इतना मोटा सेल रखोगे तो ये कोई मूवमेंट नहीं कर पाएगा, इसकी कैपेसिटी ही नहीं होगी मूवमेंट की। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सेल को हल्का कर दो। सेल को हल्का कर दो। अच्छा, सेल को अगर हल्का करेंगे ना तो साइटोप्लाज्म निकाल देंगे। साइटोप्लाज्म निकालेंगे तो एक बहुत बड़ी कमी हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया लॉस्ट हो जाएंगे। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कम हो जाते हैं एक स्पर्म के पास। माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गए तो कंपनसेट कैसे करोगे? माइटोकॉन्ड्रिया को इस तरीके से अरेंज करोगे कि वो कम होने के बावजूद भी मिलके ऐसे काम कर सके कि जो स्पीड है, जो ट्रैवलिंग स्पीड है, जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो सके। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, पे अटेंशन। तो मेरे पास मियोसिस से जो बन के आया था वो एक गोल मटोल सेल था जो बिल्कुल भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता था। इस गोल मटोल सेल का मैंने साइटोप्लाज्म एकदम कम कर दिया, एकदम इसके जिम में ज्वाइन किया और जिम में जाके तो बस इसने बढ़िया क्या कर ली, शेप बना ली, एकदम पतली सी शेप बना ली, ठीक है ना। जीरो फिगर बना लिया अपना, एकदम पतला स्लिक हो गया, आगे भाग सकता है। आगे बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो ये अब अर्जुन कपूर से शाहिद कपूर हो गया, एकदम स्लीक हो गया। अब इसको फर्टिलाइज करना है तो इसके पास यहां पर एक्रोसोम है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो फर्टिलाइज कर सकते हैं। अब आप स्पर्म लेके क्यों जा रहे हो? स्पर्म आप लेके जा रहे हो, स्पर्म में आप जेनेटिक मटेरियल लेके जा रहे हो फादर का, है ना। फादर का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक्रोसोम हो गया। अब ये एक्रोसोम किससे बना है ये मैं बताऊंगा नहीं, आपको पता है ये गोल्जी apparatus से बनता है। तो गोल्जी apparatus की वजह से ये एक्रोसोम बनता है। क्लियर? तो ये एक्रोसोम बना, एक्रोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब ये हो गया ऐसा छोटा सा मिडिल पीस। मिडिल पीस में दो चीजें हैं, एक सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग के पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता, तो डिवीजन के लिए आपको एक सेंट्रियोल चाहिए आगे की तरफ, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। एक दूसरा सेंट्रियोल है, ये है डिस्टल सेंट्रियोल। इसका क्या फंक्शन है? ये एक्सोनियम बनाना, ये एक्सोनियम बनाएगा। तो ये क्या हो गया? डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर? तो ये ऊपर की तरफ नेक में, नेक के अंदर तो सेंट्रियोल्स हो गए, प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रॉक्सिमल सेल डिवीजन के लिए जब ये एग को फ्यूज करेगा, और डिस्टल एक्सोनियम बनाने के लिए। अब एक्सोनियम बन गया, इसके अराउंड आपने मेम्ब्रेन रख दी, और मेम्ब्रेन रख के ये पूरी टेल बन गई। क्या बन गई? ये टेल। तो ये हेड हो गया, हेड, ये टेल हो गई, टेल, और ये छोटा सा हिस्सा क्या हो गया? नेक। ठीक है ना। नेक में अब ये मिडिल पीस है। अब क्या यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारे माइटोकॉन्ड्रिया आ गए, सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो 25 पीस छोड़े हुए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया थे वो सारे यहाँ पे आ गए और अरेंज हो गए। कैसे अरेंज हो गए? स्पाइरल में। एक स्पाइरल अरेंजमेंट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का,
ताकि ये कम होते हुए भी मैक्सिमम काम कर सके, इसको बोल रहे हैं मिडल पीस। तो अब ये जो स्पर्म है, अब ये जो स्पर्मेटेड था, गोल मटोल सेल था स्पर्मेटेड, ये तैयार हो गया फर्टिलाइज करने के लिए। अब ये दौड़ भी सकता है, भाग भी सकता है, टेल है इसके पास, टेल को देने के एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है, फर्टिलाइज भी कर सकता है, इसके पास एक्रोसोम एंजाइम्स भी है डाइजेस्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मेटेरियल तो था ही, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा सेंट्रियोल भी है ताकि ये एग से फ्यूज करके उसे डिवाइड कर सके, एग के पास सेंट्रियोल नहीं होता। तो अब ये रेडी हो गया। अब ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बनना, इसमें काम करते हैं सर्टोरी सेल्स बाय रिलीजिंग सम फैक्टर्स। ये सर्टोरी सेल्स का काम है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब सुनना ध्यान से, स्पर्मेटोगोनिया से शुरुआत करी और फाइनली स्पर्मेटोजोआ बना दिया। ये जो आपको दिख रहा है, जिसको आप स्पर्म बुलाते रहते हो, ये एक्चुअली इसका नाम है स्पर्मेटोजोआ। जोआ मतलब लोकोमोशन करने वाला, जोआ मतलब लोकोमोशन करने वाला। तो स्पर्मेटोजोआ वो स्पर्म है जो लोकोमोशन करता है। ये अब स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है ना, यानी स्पर्मेटोसाइट से, गोनिया से जोआ बनाना, स्पर्मेटोजेनेसिस। और उसका जो आखिरी स्टेप है स्पर्मेटेड का कन्वर्जन इनटू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि बहुत जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब बनने के बाद जब ये बन जाएगा, ये जो सेल है ये सर्टोरी सेल के अंदर रहेगा, वहां से न्यूट्रिशन लेता रहेगा। इसका हेड ये रहा, मिडिल पीस ये रहा, टेल ये रहा। तो ये सर्टोरी सेल है, ये सर्टोरी सेल में रहेगा, सर्टोरी सेल के इसका हेड सर्टोरी सेल में रहेगा, ठीक है ना। अब थोड़ी देर बाद जब ये न्यूट्रिशन ले लेगा, रेडी हो जाएगा, तब ये निकलेगा और मूव करेगा एपिडायमिस में। और जब ये फाइनली एपिडायमिस में जाएगा, कहां पे? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। सर की आवाज भी शो नहीं हो रही अभी तो, सभी चला गया। आ जाएंगे अभी सर, आ जाएंगे। सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता, क्योंकि सर का ऑडियो ऑन है। सर ने वाईफाई नहीं लगवाया अभी तक? शायद नहीं लगवाया हुआ। वो तो सर से ही पूछना। यार मुझे तो लगता है कि सर क्लास लेंगे, आपको क्यों आवाज टाइम आ रही पूरा है ही हो आप लोगों गया है। हाँ सर। आ गए क्या सर आप? हाँ, तो मेरा एक्चुअली फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, तो अब आप पुट इट ऑन चार्जिंग। कोई बात नहीं, मैं आपको एक आखिरी कॉन्सेप्ट ही बता रहा था, उसको सुन लीजिए ध्यान से। तो मैं आपको यही बता रहा था कि सर वीडियो ऑन ये कर जो दीजिए।
अब वीडियो ऑन नहीं हो सकती है, वो एक्चुअली चार्जिंग पॉइंट बहुत दूर है और ट्रिपल स्टैंड बहुत दूर है, तो आप अभी जो बता रहा हूँ वो सुन लीजिए बस। लास्ट मैंने क्या बताया था मैंने आपको? सर मैंने तो लास्ट स्पाइरल अरेंजमेंट सुना था, उसके बाद मेरी स्क्रीन चली गई थी। सबकी स्क्रीन चली गई थी उसके बाद? हाँ। स्पाइरल अरेंजमेंट के बाद? ओके, तो कोई बात नहीं, फिर एक काम करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं, एक्चुअली बैटरी एकदम ही खत्म हो गई है, वो चार्जिंग पॉइंट और वो बहुत दूर है, ठीक है? तो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन, ठीक है? सर वो डीपीपी का क्या थैंक हुआ? यू सर। ओके सर, थैंक यू। डीबीपी अपलोड कराएंगे आपको आज शाम तक, कल तक मॉर्निंग में मिल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके।